जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। और आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन करें। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है, और अशोक के दादाजी भी थे। तो उनके जीवन और उनके कार्य, उन्होंने कौन कौन से सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक कार्य किए थे और उनका जीवन कैसा था, कैसा समाज से वो, कैसे कुल से वो ताल्लुकात रखते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आराम से बैठिए, कहानी के तौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हम उसका परिचय जानते हैं, ठीक है। हम परिचय उसका लिखते हैं इन द सेंस कि उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारा जो मेन मोटिव है परिचय लिखने का, वो है कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन को लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए ना, ठीक है। इसी प्रकार जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले जो शुरू करना है वो परिचय से शुरू करना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। उनके शासनकाल में पहली बार भारत का एक बड़ा भाग एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में संगठित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मगध पर अधिकार किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु और मार्गदर्शक महान राजनीतिज्ञ चाणक्य थे, जिन्होंने अपनी नीति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता से चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो, जिस समय ये जो शासन चल रहा था मौर्य वंश का, हर्यक वंश का, ठीक है, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, तो ये जनरली महाजनपद, उस वक्त का जो समय था वो महाजनपद का समय था। यानी जिस प्रकार आज भारत जो है कई सारे राज्यों में विभाजित है, उसी प्रकार उस वक्त का जो भारत था वो कई सारे महाजनपदों में विभाजित था, ठीक है। उस वक्त कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है, 16 महाजनपद हुआ करते थे। और उसी 16 महाजनपद में एक महाजनपद था आपका मगध, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन व्यवस्था संभाला नंद वंश को पराजित करके। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक के रूप में इस वक्त उभरे थे जो कि संपूर्ण भारत को इकट्ठे लेकर चलने वाले थे आने वाले समय में, ठीक है। पूर्व जो शासक आने वाले थे उनका क्या था कि वो किसी एक महाजनपद पर शासन करते थे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महाजनपद पर जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध को जीते, उसके अनुसार जो है इन्होंने भारत के सीमाओं में अपना राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, ठीक है। और लगभग संपूर्ण भारत पर मौर्य साम्राज्य ने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक थे और उनके गुरु चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश को पराजित किया और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यानी मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं, ठीक है। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में माना जाता है। उनके जन्म स्थान और वंश के बारे में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। देखो, इतिहासकारों में चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म को लेकर और उनके कुल को लेकर काफ़ी मतभेद है। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है वो मौर्य कुल के वंशज थे, ठीक है, यानी एक समृद्ध परिवार से आते थे। लेकिन दूसरे तकबे के इतिहासकारों का मानना है चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक सामान्य परिवार से आते थे, ठीक है। और उनकी प्रतिभा को देखकर चाणक्य ने उन्हें अपने अंतर्गत शिक्षा हासिल करवाई और उन्हें युद्ध कला और बाकी की चीज़ों की भी शिक्षा दी, ठीक है। और इसी तकबे के इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो निम्न वर्ग से ताल्लुकात रखते थे, ठीक है, जिस कारण समाज में इनको उस प्रकार से स्वीकृति नहीं मिली। हालांकि चाणक्य के समझाने पर जो थे उस वक्त सभी लोग मान गए और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध के सम्राट बने। वही लिखा है यहाँ पर। कुछ इतिहासकार उन्हें मौर्य कुल का मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें साधारण परिवार से संबंधित बताते हैं।
चंद्रगुप्त का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। उनकी प्रतिभा को महान विद्वान और राजनीतिज्ञ चाणक्य ने पहचाना। चाणक्य ने उन्हें अपने संरक्षण में लेकर शिक्षा दी तथा उन्हें राजनीति, कूटनीति, युद्ध कला और प्रशासन की भी शिक्षा दी। ठीक है। नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। देखो, नंद वंश के अंत का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो चाणक्य भी है। क्यों? कि जब भारतवर्ष पर सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर निकेटर भी कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त का भारत था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो बांग्लादेश वगैरह आज का जो रीजन है, फिर वहीं नेपाल वगैरह का पूरा रीजन भारत के अंतर्गत ही आता था। फिर इधर आपका भूटान, म्यांमार वाला हिस्सा, और इधर का पाकिस्तान, पूरा पूरा अफगानिस्तान जो है ये पूरा भारत के अंतर्गत ही आता था। तो क्या था कि जब सिकंदर ने, जिसे हम अलेक्जेंडर निकेटर के भी नाम से जानते हैं, जब सिकंदर ने भारत की सीमाओं पर प्रवेश करना प्रारंभ किया था, यहीं पर तक्षशिला में चाणक्य का आश्रम हुआ करता था, चाणक्य का गुरुकुल हुआ करता था। तो उन्हें इस बात की भनक लगी कि जो सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण करना चाह रहा है। तो भारत का जो सबसे शक्तिशाली शासक था और सर्वाधिक सेना वाला जो साम्राज्य था वो मगध ही था। ठीक है, वो मगध वाला एरिया ही सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध था। तो चाणक्य ने सोचा कि उन्हें मगध से मदद मांगनी चाहिए, और मदद के लिए उस वक्त के नंद वंश के शासक धनानंद के पास पहुंचे। धनानंद जो है एक विलासितापूर्ण भरा शासक था। ठीक है, हमेशा भोग विलास का जीवन व्यतीत करते रहता था, हमेशा शराब के नशे में चूर रहता था। तो जब चाणक्य इनके दरबार में इन्हें आगाह करने के लिए आए कि यदि आपने सिकंदर को भारत की सीमाओं में प्रवेश करने से नहीं रोका तो आने वाले समय में संपूर्ण भारत पर सिकंदर का राज होगा। ठीक है, उस वक्त सिकंदर भी कई सारे जो उस वक्त जितने भी कॉन्टिनेंट खोजे गए थे उन पर सिकंदर का कब्जा था। एक भारत ही था जो बचा हुआ था, तो उसी को, भारत को कब्जा करने के लिए सिकंदर यहाँ पर आया हुआ था। तो चाणक्य के लाख समझाने के बावजूद जो धनानंद था, धनानंद ने उन्हें अपमानित करके अपनी सभा से बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसी वक्त चाणक्य ने ये संकल्प लिया कि वे संपूर्ण नंद वंश का नाश कर देंगे। तभी से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देना प्रारंभ किया, और चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो गए। तब जो है नंद वंश का अंत के लिए दोनों साथ में आए, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। उसका अंतिम शासक धनानंद था। नंद शासक बहुत धनवान था, लेकिन उसकी नीतियां से जनता असंतुष्ट थी। कहा जाता है कि एक बार नंद शासक ने चाणक्य का अपमान कर दिया था। इससे क्रोधित होकर चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और एक मजबूत सेना तैयार की। लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, नंद वंश को पराजित करके, नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो था मगध साम्राज्य का अगला शासक बना। धनानंद की हत्या के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी का नाम है वो दुर्धरा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 शादियां की थी, आगे चलकर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब साम्राज्य का विस्तार देखते हैं, साम्राज्य का किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तार किया था। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। उन्होंने उत्तर भारत के अनेक राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष जो था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से हुआ। जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का ही एक प्रधान सेनापति था। जैसा कि मैंने शुरुआत में डिस्कस किया, जब सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने आया था तो उस वक्त सिकंदर का जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और जो नौसेना प्रमुख था उस वक्त का सिकंदर के सेना का वो था नियारकस। ठीक है, तो थल सेनापति आपका सेल्यूकस निकेटर और नौसेना प्रमुख जो था वो नियारकस था। ठीक है, तो बात ये है कि जब सिकंदर यहाँ आया था तो भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया। कारण एक आपको थोड़ा अजीब लगेगा कारण। सबसे पहले तो सिकंदर ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसने तक्षशिला पर आक्रमण किया। तक्षशिला वही स्थान था जहाँ पर चाणक्य शिक्षा दिया करते थे। तो इसी का एक शिष्य ही था, चाणक्य का ही एक शिष्य था जो तक्षशिला का उस वक्त राजा हुआ करता था, अंबिक। ठीक है,
क्या नाम था, आम्बिक। तो आम्बिक ने सिकंदर के डर से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सिकंदर का युद्ध राजा पोरस से होता है, ठीक है। पोरस एक उस वक्त एक छोटे साम्राज्य पर शासन किया करते थे, लेकिन पोरस ने सिकंदर को तगड़ी टक्कर दी। हालांकि पोरस हार गए थे, लेकिन हार के बाद जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पोरस ने कहा था कि वही जो एक योद्धा दूसरे योद्धा के साथ करता है। यानी पोरस का कहना था कि सिकंदर उन्हें मृत्युदंड दे दे, लेकिन सिकंदर इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है। सिकंदर पोरस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने पोरस को उनका साम्राज्य वापस दे दिया था। एक और जो कारण बनता है कि सिकंदर की सेना जो थी व्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी। कारण ये भी था कि उस वक्त एक काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैल गई थी। अफवाह किस बात की? अफवाह इस बात की कि व्यास नदी को जो भी व्यक्ति पार करता है उसकी अंततः मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी व्यास नदी को श्रापित के तौर पर दिखाया गया, एक श्रापित नदी के तौर पर बताया गया था, जिस कारण कोई भी सैनिक व्यास नदी को पार करना नहीं चाहता था। और बिना सेना के सिकंदर भारत पर कब्जा कर ही नहीं सकता था, तो सिकंदर को यहाँ से वापस लौटना पड़ा, ठीक है। तो सम्राट बनने के बाद तो उसी का एक सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ही उसका उत्तराधिकारी बना था। सिकंदर महान अर्थात अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण किया था। लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त विजय हुए। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने काबुल, कंधार और बलूचिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया, ठीक है। यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेन से होता है, जिसे कार्नेलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पर फनी चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त जिस भी शासक से युद्ध करता था उनकी बेटी से विवाह भी करता था। यहाँ पर आप देख सकते हो शुरुआत में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया था तो धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया था। और यहाँ पर जब सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त इसमें जीता तो उसकी पुत्री हेलेन, जिसे कार्नेलिया भी कहते हैं, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया। हेलेन अथवा कार्नेलिया जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक दार्शनिक भी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा हुआ था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य से जितनी भी सूचनाएं होती थी वो सेल्यूकस निकेटर तक पहुंचाया करता था मेगास्थनीज, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित और प्रभावी थी। उनकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मुख्य रूप से कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र तथा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है, ठीक है। मेगास्थनीज की यहाँ चर्चा ही गई। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और ये जनरली सेल्यूकस निकेटर का एक दार्शनिक था जो कि उनकी पुत्री की देखभाल के लिए रखा गया था मौर्य वंश में। तो मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका लिखी थी और इंडिका से ही मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। साथ में चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। प्रशासन की प्रमुख व्यवस्थाएं क्या क्या थी? केंद्रीय शासन व्यवस्था, राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सभी प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद होता था वो प्रधानमंत्री का होता था, ठीक है। और मौर्य वंश का जो प्रधानमंत्री था वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु स्वयं चाणक्य थे। मंत्रिपरिषद राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसमें योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता था। प्रांतीय शासन, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य को कई प्रांत में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था। गुप्तचर व्यवस्था भी थी मौर्य वंश के समय। राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचरों का एक विस्तृत जाल स्थापित किया गया था। राज्य की गतिविधियों की जानकारी राजा तक पहुंचाते थे। ये राज्य की जो गतिविधियां होती थी अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी जानकारी गुप्तचर राजा को देता था, ठीक है। न्याय व्यवस्था काफ़ी कठोर लेकिन निष्पक्ष थी। अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी ताकि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था मजबूत थी। कृषि को राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। किसानों से भूमि कर लिया जाता था। सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का निर्माण भी किया गया था
और व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया गया है। राज्य की आय के मुख्य स्रोत भूमि कर, व्यापार कर, खनिज संपदा और वन उत्पाद थे। ठीक है, ये सारे राज्य के आय के प्रमुख स्रोत थे। सिंचाई के लिए सौराष्ट्र के जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो अगला है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। मौर्य काल में समाज व्यवस्थित था, लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए थे, राज्य जनता की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखता था। उस समय पाटलिपुत्र एक महान और समृद्ध नगर था जहाँ व्यापार, कला और संस्कृति का विकास हुआ था। जैन धर्म को अपनाना, अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट त्याग दिए और जैन धर्म को अपना लिया। उन्होंने जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की और कर्नाटक के प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्रवणबेलगोला में तपस्या की, जहां उन्होंने संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग दिए, यानी उपवास द्वारा मृत्यु होता है। संलेखना क्या होता है? उपवास द्वारा एक प्रकार का मृत्यु होता है, यानी मृत्यु से पहले आपको ये एक प्रकार का इच्छा मृत्यु होती है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण को त्याग कर रहे हैं। और ये मृत्यु जनरली कैसे होती है? भूखे प्यासे रहकर शरीर को इतना ज़्यादा तड़पाया जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? सबसे पहले तो मौर्य वंश की स्थापना की थी, भारत के बड़े भाग को एक राजनीतिक इकाई में संगठित किया, एक मजबूत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, यूनानी शक्तियों को पराजित कर उत्तर पश्चिम भारत की सुरक्षा की, और पांचवा आपका कृषि व्यापार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन किया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? अंत में कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। उनके शासनकाल ने भारत में राजनीतिक एकता और सुदृढ़ शासन की नींव रखी, जिसका प्रभाव आगे चलकर आने वाले शासकों पर भी पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ये इतने ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे, लेकिन बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, इसे अशोक महान भी कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में तीन ही शासक तो महत्वपूर्ण हुए। पहला तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, और तीसरा जो है अशोक। ठीक है, तो ये था पूरे मौर्य वंश की जानकारी, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कैसे उन्होंने एक सामान्य कुल से आकर सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। यूनान में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता है। ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर कहा जाता है ना, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान में सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, सैंड्रोकोटस। ठीक है, आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।